हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी, यानी कि संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल का जो टॉपिक था जो हमारा कंप्लीट हुआ था वो था सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। कहने का मतलब है संघ और राज्यों के लिए, ठीक है, जो सेवाएं हैं, यानी कि केंद्र और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने यूपीएससी के बारे में पढ़ा था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ा था, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ सुधार हुए थे, सिविल रिफॉर्म्स, उसके बारे में भी पढ़ा था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, किसी कारणवश आपका विषय वो मिस हो गया है वीडियो, तो आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट है पॉलिटी का वो सही से क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, जो 14 का एक सब पार्ट है 14A, जो कि रिलेट करता है ट्रिब्यूनल से, हिंदी में बोले तो न्यायाधिकरण या फिर अधिकरण भी इसको बोला जाता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिब्यूनल्स, अगर इसको हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं अधिकरण बोलते हैं, और न्यायाधिकरण भी बोलते हैं, न्यायाधिकरण। लेकिन ज्यादा जो परफेक्ट हिंदी है ना वो यही है, न्यायाधिकरण। ठीक है, बोलते इसको दोनों है, लेकिन ज्यादा परफेक्ट हिंदी की बात करें तो वो है न्यायाधिकरण। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में कि कौन से भाग में आता है संविधान के। तो ये आता है भाग 14 का ए में। ठीक है, यानी कि सब पार्ट लगा हुआ है। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर सब पार्ट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो किसी संशोधन के जरिए उसको जोड़ा गया है। तो उसका चर्चा आगे हम करेंगे। आर्टिकल की बात करें तो इसे जो रिलेट करता है आर्टिकल, वो करता है 323 का ए और 323 का बी, दोनों इससे रिलेट करता है। ठीक है, वैसे हम ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में ही इसको डिस्कस करेंगे, ज्यादा इसमें हम लिखवाएंगे नहीं आपको। ठीक है, जो 323A है वो रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, यानी कि जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है उससे रिलेट करता है। ठीक है, और जो 323 का बी है वो रिलेट करता है अन्य मामले को लेकर, यानी कि जो न्यायाधिकरण है उसका जो अन्य मामलाओं है उससे रिलेट करता है। वो अन्य मामला कहने का क्या मतलब है कि आपका वो टैक्स से रिलेटेड हो गया, आपका संपत्ति से रिलेटेड हो गया, तो ये सब जो मामला है वो किस में आता है, वो अन्य मामला में आता है, जो कि 323 बी में है। ठीक है, और बात करते हैं सीएए, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम। मतलब जिस संविधान संशोधन अधिनियम से ट्रिब्यूनल्स को संविधान में जोड़ा गया है वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976। बोले तो 42nd CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्लियर है पॉइंट, यानी कि संविधान में इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए। ठीक है, इसके बारे में जानिए कि ये क्या है। जो ट्रिब्यूनल्स है वो होता है स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट। जो ट्रिब्यूनल होता है ना वो अदालत का एक विशेष प्रकार है। तो इसको हिंदी में अगर लिखें तो विशेष प्रकार का अदालत। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल्स होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट होता है। ठीक है, और अगर आपको याद होगा तो हम ट्रिब्यूनल्स के बारे में चर्चा जो है वो इंटर स्टेट रिलेशन में भी किए थे। जब केंद्र राज्य संबंध हम लोग पढ़े थे वहां पे मैंने आपको बताया था, नदी का एग्जाम्पल लेके, जैसे जो नदी है वो राज्य सूची में आता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई भी विवाद है, ठीक है, अगर जैसे राज्य सूची से रिलेटेड हो गया कोई विवाद अगर है, तो उसको निपटारा के लिए, निपटारा बोले या फिर शीघ्र निपटारा, बहुत जल्द निपटारा करने के लिए एक रिटायर्ड जजेस का ग्रुप बैठता है। ठीक है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनका एक समूह होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, इंटरस्टेट रिलेशन के समय में। तो आज भी कुछ वैसा ही है कि विवादों का शीघ्र या जल्द निपटाने के लिए
विवादों को शीघ्र या जल्द निपटाने के लिए न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर विवाद है ऐसा, उसको तुरंत निपटारा करना है तो ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये बात हो गई ट्रिब्यूनल्स को, जिसको हमने शॉर्ट एंड सिंपल वे में पढ़ा। आर्टिकल 2 रिलेट करता है, इससे बता ही दिए हैं 323A। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ये रिलेट करता है प्रशासनिक 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 अधिकरण। ठीक है, अधिकरण बोले या न्यायाधिकरण बोले। और जो आर्टिकल 323 का बी है वो रिलेट करता है अन्य मामलों से, अन्य मामलों में क्या, अधिकरण का। ठीक है, ये दोनों के आर्टिकल है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये पूरा आपका हो गया क्या, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, क्लियर है पूरा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके अगला टॉपिक, यानी कि क्या है, इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव या निर्वाचन आयोग जो होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ट्रिब्यूनल्स तो हो गया है, अब आते हैं इस पे। अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है निर्वाचन या चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। ठीक है, और बात करें कि यह संविधान के किस भाग में, तो ये भाग 15 में है और ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो यह था 324 से लेके 329 के बीच। जो संविधान में इलेक्शन कमीशन का चर्चा है वो पार्ट 15 में है, और आर्टिकल की बात करें तो 324 से लेके 329 तक है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका गठन का, कि इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। अगर इसका गठन की बात करें तो यह गठन किया गया था कब, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला आते हैं कि अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया। इससे पहले 1 सदस्य ही थे। मतलब बात करें अक्टूबर 1993 से पहले का, तो जो इलेक्शन कमीशन था उसमें 1 सदस्य ही थे, और वो 1 सदस्य वो कौन थे, वो एक सदस्य थे चीफ इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन, बोले तो मुख्य चुनाव आयुक्त एक ही हुआ करता था। लेकिन अक्टूबर 1993 से क्या हुआ कि चुनाव आयोग को 3 सदस्य बनाया गया, मतलब उसके बाद वो 3 मेंबर्स उसमें हो गए। ठीक है, यानी कि 2 और उसमें ऐड किया गया। और वो ऐड कैसे किया गया था, वो ऐड किया गया था 61वां 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत। यानी कि जो 3 सदस्यीय इसको बनाया गया वो बनाया गया है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। ठीक है, और अगर आपको याद होगा तो यही संविधान संशोधन में 21 साल का जो वोटिंग एज था उसको रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, जो पहले वोटिंग एज 21 साल था उसको 18 साल घटाकर कर दिया गया, किस संविधान संशोधन अधिनियम से, 61वां से। कब, 1989। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब बात करते हैं कि ये 3 सदस्य कौन कौन है। तो 3 सदस्य में एक है मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और 2 जो हैं वो है अन्य चुनाव आयुक्त, यानी कि अदर जो इलेक्शन कमीशन है वो है अदर मेंबर। ठीक है, अब यहीं पे हम इसके बात करते हैं कार्यकाल का। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है 665। अब आप समझ गए होंगे हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आ जाए। ठीक है, और अगर अन्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की बात करें तो होता है ये 662, जो पहले आ जाए, या तो 6 साल उनका टेन्योर का कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 62 वर्ष उसकी उनकी उम्र हो जाए। ठीक है, तब ये रिटायर हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। तो ये बात हो गई इलेक्शन कमीशन की, और ये हो गया ट्रिब्यूनल्स का। तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला पॉइंट है कि जो चुनाव आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन, वो किसका किसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो जो चुनाव आयोग है वो इलेक्शन कराता है प्रेसिडेंट का, यानी राष्ट्रपति का,
वाइस प्रेसिडेंट का यानी कि उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का इलेक्शन यही कराता है, लोकसभा का भी इलेक्शन यही कराता है, विधानसभा का भी इलेक्शन यही कराता है, विधान परिषद का भी इलेक्शन यही कराता है, पंचायत का भी इलेक्शन यही कराता है, और म्युनिसिपैलिटी यानी नगर निकाय का भी इलेक्शन यही कराता है। तो इसमें जो ये 8 पॉइंट है यानी कि 8 अलग अलग जो पोस्ट है, इसका इलेक्शन चुनाव आयोग कराता है। लेकिन ये जो लास्ट के 3 है ना, इसका कौन कराता है? ये कराता है राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, ये जो है वो तो यूनियन लेवल वाला है। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट का 3 है, विधान परिषद, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, इसका इलेक्शन कराता है राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं इसका मुख्य काम, माने कि एक काम तो इसका हो गया कि ये इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। ठीक है, और भी काम क्या है इसका? तो और काम इसका कि चुनाव चिन्ह प्रदान करना। जो आप देखते हैं ना कि हाँ ये छाप का है, वो छाप का है, जो खड़ा होता है इलेक्शन में, आप देखते हैं ना कि इस ये छाप का है, वो छाप है, वो ये छाप है, तो वो चुनाव चिन्ह प्रदान कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, अगला है कि मतदाता सूची तैयार करना। जो वोटिंग लिस्ट है, वोटर लिस्ट, वो जो तैयार होता है वो कौन करता है? वो इलेक्शन कमीशन ही करता है। ठीक है, अगला है कि राजनीतिक दल को प्रमाण पत्र प्रदान करना। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टी, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सर्टिफिकेट कौन देता है? वो उसको सर्टिफिकेट देता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। ठीक है, अगला है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन निर्धारण करना। परिसीमन मतलब होता है डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन। अब परिसीमन कहने का क्या मतलब है, यानी कि डिलिमिटेशन कहने का क्या मतलब है? जैसे होता क्या है कि जनगणना हुआ, ठीक है, तो जनगणना के बाद पॉपुलेशन तो बढ़ा हुआ हो सकता है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है तो सीट भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सीट भी बढ़ाया जाएगा, तो उसका निर्धारण कौन करता है? उसका निर्धारण करता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट कहता है कि अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पे। लेकिन कुछ समय पहले न्यूज में आप सुने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इससे रिलेटेड, यानी कि अध्यक्ष और अन्य चुनाव आयुक्त से रिलेटेड एक ऑर्डर जारी किया है, एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो इसका अपॉइंटमेंट होगा, अध्यक्ष का और सदस्य का जो नियुक्ति होगा, वो 3 मेंबर की समिति यानी कि 3 सदस्यीय समिति करेगी। और वो 3 सदस्य समिति में कौन कौन होगा? वो 3 सदस्यीय समिति में एक होंगे प्रधानमंत्री, एक होंगे सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो होंगे, और तीसरा होंगे लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के लीडर। ठीक है, यानी कि अपोजिशन लीडर इन लोकसभा, अपोजिशन लीडर इन लोकसभा। ठीक है, ये बात कहा गया किसके द्वारा? ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके लिए? अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? मतलब 3 मेंबर बॉडी होगा, यानी कि कमिटी जो बैठेगा उसमें 3 मेंबर बैठेगा। ठीक है, पीएम बैठेगा खुद, एक सीजीआई खुद बैठेंगे, और एक अपोजिशन पार्टी के लीडर जो लोकसभा में है वो बैठेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगला है कि प्रथम चुनाव आयुक्त, यानी कि जो पहले तो आपको बताया था कि अक्टूबर 93 से पहले क्या था कि एक ही मेंबर थे। वो कौन थे? जो चुनाव आयुक्त थे वो एक ही मेंबर थे जो कि चीफ थे। ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक है, और यही बात करते हैं वर्तमान में अभी कौन है। तो वर्तमान में जो भी चीफ इलेक्शन कमीशन है वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, अगला बात करते हैं त्याग पत्र का। अपॉइंटमेंट का तो बात यहां पे हो गया है, अब उनको त्याग पत्र देना है, तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अगर त्याग पत्र देना है, वो चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन हो या फिर अदर मेंबर हो, अगर उनको देना है त्याग पत्र तो वो देंगे किसको? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अगला बात है कि हटाने के लिए, तो हटाने के लिए क्या करना होगा? महाभियोग लगाना पड़ेगा।
महाभियोग में क्या होता है कि बस संसद से आपको पारित कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बात हो गई हटाने के लिए। तो ये जो महाभियोग लगता है चीफ इलेक्शन कमीशन के केस में है। अन्य वाले के केस में क्या है कि डायरेक्ट अगर वो अनुशंसा कर देता है चीफ इलेक्शन कमीशन तो अन्य वाले को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। लेकिन जो महाभियोग लगाया जाता है वो चीफ पे लगाया जाता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उस पे लगाया जाता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये बात हो गई इसके बारे में थोड़ा सा। अब एक देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब इसमें 324 से लेकर 29 तक है, लेकिन सारा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, ठीक है, सब आर्टिकल कवर नहीं करना है। बस आप 324 में ये कहा गया है कि चुनाव आयोग की चर्चा है, मतलब जो आर्टिकल 324 है उसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, चर्चा है, ठीक है। जो एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किसको बोलते हैं? जिसका चर्चा संविधान में होता है, वो संवैधानिक पद है। तो वही बात 324 कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक पद है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये बात हो गई कुछ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग दोनों के बारे में, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे क्योंकि अब काफी चीज और कवर करना है, तो अगर कवर सब कुछ करेंगे तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे और कल कल जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे नेशनल पार्टीज के बारे में। पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टीज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेशनल पार्टी के दर्जा होने के लिए यानी कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन है उस पर चर्चा करेंगे। फिर ईवीएम पे चर्चा करेंगे, फिर वीवीपैट, ये सब पे चर्चा कल के क्लास में होगी, ठीक है। तो आज आपको ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल इसी टॉपिक के आगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।